अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगही। सबसे पहले नजर डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज। शहर कायद में पीपल्स बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। वज़ीर ख़ारिजा ने बस में सफ़र किया, रूट का मुआयना किया। दौरान सफ़र उनको ब्रीफिंग दी गई। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर बस तक सर्विस चलेगी। कराची के लिए 7 रूट्स बनाए गए हैं। मरहला वार 240 बसें चलेंगी। बस का किराया 25 रुपए से 50 रुपए मुकर्रर किया गया है। पीपल्स बस लाड़काना में भी चलेगी। CTD पंजाब की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 11 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। ताल्लुक कलदम तंजीमों से है। हैंड ग्रेनेड, असलहा और नकदी बरामद की गई। 63 अफराद से तहकीकात की गई। मुल्क दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। IMF से 7वें और 8वीं किस्त एक साथ मिलेगी। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं हालात अब भी मुश्किल हैं मगर हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायादारों को हिस्सा डालना होगा। अगर टैक्स जमा नहीं कर सकते तो खुददारी की बात ना करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की मुलाकात हुई। नए चेयरमैन नैब की तकर्री पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने राजा रियाज से नाम मांग लिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का बजट मंजूरी के अमल में हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ खत्म कर दिया गया। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद किया गया। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स रखा गया। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना, माहाना 3 लाख से 5 लाख तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना टैक्स आयद किया गया। 5 से 10 लाख तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना और 10 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर 29 लाख रुपए सालाना फिक्स टैक्स लागू किया गया। इमरान खान का एक और तोशा खाना स्कैंडल सामने आ गया। मजीद 3 घड़ियां फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। कीमत का तखमीना असल से कम लगवाया। अपने वसाइल के बजाय घड़ियां पहले ओपन मार्केट में फरोख्त की, बाद में 20% कौमी खजाने में जमा कराया। 15 करोड़ 40 लाख रुपए की घड़ियां मशरिक़ वुस्ता और खलीजी जजीरे की अहम शख्सियात ने तोहफे में दी थी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ घेरा तंग। मुजफ्फरगढ़ में एंटी करप्शन पुलिस की कार्रवाई। मुबैना फ्रंटमैन SE जनूबी पंजाब लोकल गवर्नमेंट खुर्रम अब्बास गिरफ्तार कर लिए गए। खुर्रम अब्बास बुज़दार दौर में डेरा गाजी खान में तैनात रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन पर कारबंद है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोर्ट ब्यूरो के रुकन की मुलाकात हुई। दिफाई ताउन, CPEC पर पेशरफ्त और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से जर्मन सफीर की भी मुलाकात हुई। मजमूई इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बिजली का बुहरान बरकरार। शॉर्टफॉल 7,674 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया। बिजली की मजमूई पैदावार 22,226 और तलब 29,900 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। महंगाई के मारे आवाम पर हुकूमत का वार। पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। पेट्रोल 14 रुपए 85 पैसे महंगा। नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 23 पैसे इजाफे से 276 रुपए 54 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल 18 रुपए 68 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 8 रुपए 83 पैसे फी लीटर बढ़ गई। टॉप स्टोरीज आपने जानी और जो फीचर स्टोरी है उसमें हम बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल की, जो कि पंजाब की सियासी सूरत हाल हमने देखा कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा तनाज़ात का शिकार रही। लाहौर हाई कोर्ट का इस दौरान में ऑर्डर भी आया और ये कहा गया कि जुमे को 4 बजे इजलास बुलाया जाए और उसमें जो CM पंजाब हैं उनकी दोबारा वोटिंग कराई जाए, क्योंकि 25 मुनहरिफ अरकान जो हैं उनको निकाला जाना था और उसके बाद ये फैसला कराया जाना था। सो PTI ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती के अमल को जो फैसला दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उसको अदालत उस्मा में चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाअत भी की। और सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें ये इस्तदा की गई थी कि इंतखाबी अमल तक हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया जाए और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने की हिदायत जारी की जाएँ। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उनके 3 MPAs चूँकि हज करने गए हुए हैं और वो पाकिस्तान में नहीं हैं, उनके आने का इंतज़ार किया जाए। और पंजाब असम्बली में जो 5 मखसूस नशस्तें हैं जिन उन नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करना था, वो भी अभी तक जारी नहीं किया गया, अगरचे के पीर के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने
इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी की थी और उनसे ये कहा था कि 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI को नोटिफाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल केस की समाअत जो है वो जुमे को हुई और जिसमें बिल आखिर इस बात पर कंसेंसस हुआ कि इलेक्शंस जो हैं वो 22 जुलाई को होंगे। CM पंजाब के लिए पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये वोटिंग कराई जाए। 17 जुलाई को चूँकि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस कराए जाने हैं और उसके बाद वोटिंग का अमल जो है वो कराया जाए। इस पर दोनों फरीकैन रजामंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहरहाल जो वोटिंग का अमल जो है वो 22 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया गया। और इसी दौरान हमजा शहबाज जो कि CM पंजाब हैं इस वक्त, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मेरे पास नंबर पूरे ना होते तो मैं यहाँ पर पेश ही ना होता और आवाम की खिदमत के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। मजीद क्या कहा, आइए दिखाएं। 17 जुलाई का दिन अल्लाह पाक ने चाहा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 3 महीने दे दो तो मैं पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दूंगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, PTI का मौक़िफ़ अलग था। अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता। मैं फिर कहूँगा सूबे की आवाम को, जितने भी आईनी बहरान आए, मुझे आवाम की आसानियाँ पैदा करने के मंसूबों से अल्लाह के फजल से कोई रोक सका ना रोक सकेगा। जब तक हूँ सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा, ये मेरा वादा है सूबे की आवाम से। 22 जुलाई को जो इंतखाब होंगे उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा, कौमी अपना सूबाई असेंबली के और 17 को बाई इलेक्शन होंगे तो हम उसको कबूल करेंगे। 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की आवाम बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने इस फैसले से मुताल्लिक कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है और 22 जुलाई को जब वोटिंग कराई जाएगी तो उसमें पुलिस का अमल दखल असेंबली में नहीं होगा और रूल्स के मुताबिक हम ये वोटिंग कराएंगे। मज़ीद क्या कहा, ये दिखाते हैं आपको। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है। अब तय चीज़ें जो हुई हैं ना, उसमें ये है कोई ये पुलिस और विक्टिमाइजेशन का अमल नहीं होगा और बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा और हमारी उसमें मुशावरत भी होगी और इलेक्शन जो है वो 22 तारीख को होगा, जुमे वाले दिन, जिसमें पहले वो सारे नोटिफिकेशन हो जाएंगे। नए जो मेंबर बनने हैं, जो लौटे थे उनकी जगह पे जो भी मेंबर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और हाउस मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें हमारे 5 लोग वो भी शामिल हैं, मिनॉरिटी और ख़वातीन के, उनका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर वो इलेक्शन होगा। मैं ये समझता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ चैम्बर में पंजाब असम्बली में होगी और किसी जगह नहीं होगी। और उन्होंने मुझे कहा है जी कि स्पीकर साहब इंश्योर करें कोऑर्डिनेटर रिलेशनशिप और सारा रूल्स के मुताबिक होगा। मैंने कहा जी ये हमजा साहब से पूछ लें, मैं ही इनके प्रोडक्शन के आर्डर भी करता रहा जब ये जेल जाते थे। तो इसलिए माहौल उन्होंने कहा जिस तरह आपने यहाँ क्रिएट कर लिया है वहाँ भी ये क्रिएट रहना चाहिए, स्पिरिट यही रहनी चाहिए और जमहूरियत का भी इसी को फ़ायदा है और सियासतदानों का जो बदनामी होती है उससे भी आप बच सकते हैं। इसी दौरान रहनुमा PTI असद उमर और फवाद चौधरी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये मौक़िफ़ जो है वो कोर्ट्स का भी मौक़िफ़ है कि हमजा जो है वो कभी भी मुंतखब वज़ीर आला थे ही नहीं। ना हम कल मानते थे हमजा को एक मुंतखब वज़ीर आला, एक आईनी कानूनी वज़ीर आला, ना आज मानते हैं। जब तक बाई इलेक्शन नहीं हो जाते और उससे पहले 5 जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के 5 मेंबर हैं जिनकी नोटिफिकेशन आज से कई हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी और अब वो नोटिफिकेशन जो है उसका इंतजार हो रहा है, तो वो नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो नोटिफिकेशन हो जाएं। खदशात हमें शदीद हैं, शिकस्त नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन के अंदर, तो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के ख्याल में जब सियासी बहरान इस नहज पर पहुंच जाए तो उसका वाहिद हल जो है वो ये होता है कि अवाम को रुजू किया जाए और अवाम को फैसला करने की इजाजत देनी चाहिए। हमारा ये इरादा नहीं था, लेकिन जो कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने कॉन्सेंट दे दी तो हमने फिर उनके जो है कॉन्सेंट के साथ हम चले गए और महदूद इख्तियारात के साथ एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के करीब रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। जो हल है वो तो इलेक्शंस है और इलेक्शंस की तरफ हमने जाना है। शॉर्ट टर्म एक सोल्यूशन आज मिला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस फैसले को किस नज़र से देखा जा रहा है और इस पर क्या राय सामने आ रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसको किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। कुछ जो लॉयर्स हैं इस वर्डिक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कह रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि ये पंचायती फैसला था। इस फैसले पर बात करेंगे और साथ ही साथ एक और अहम टॉपिक पर भी बात करेंगे। अयाज ज़मीर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, उन पर जुमे के रोज़ जो है दफ्तर से निकलते वक्त उन पर हमला किया गया और उनका फ़ोन भी छीन लिया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। इस हवाले से भी बात करेंगे कि ये जो अदम बर्दाश्त का रुझान हमारे माशरे में बढ़ता चला जा रहा है और इससे पहले भी कई सहाफ़ियों को इस किस्म के वाक़यात से गुजरना पड़ा है, इसका हल क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। रिजवान रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ी साहब, पंजाब में जो तमाम सूरत हाल हुई इलेक्शन डे से लेकर आज तक, कल तक जो मामला हुआ, यहाँ तक एनलाइटन करें कि आपकी नज़र में क्या हो रहा है, ये बुहरान है क्या और इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, मैं तो इसे बुहरान नहीं कहता। पाकिस्तान के अंदर चेंज ऑफ पावर हुआ है पहली दफा 75 साल की तारीख में, पहली दफा पुरअमन तौर पर। ठीक। और इस चेंज ऑफ पावर के लिए किसी के पास स्ट्रेटजी नहीं थी, तरीकाकार नहीं था और नेचुरल और डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है। बस हमें वही हजम नहीं हो रहा ना, और ना हमें यकीन आ रहा है कि चेंज ऑफ हैंड हो गया है पावर का। तो ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सारे उसके मतलब अपना जिसे आप कहना चाहिए अल्टीमेट नतायज हैं। हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह अगर एक आध दफा और भी ऐसे हो जाता है तो। लेकिन बहरहाल उसने पंजाब जैसे जो कि वफाक का सबसे मौसर ऑर्गन है, इंजन ऑफ ग्रोथ है, उसको उसने उज़्वे मुअत्तल बना के रख दिया। फैसला साजी के हवाले से बात कर लें तो अब उसके अंदर हमारे कुछ रियासत के जो मतलब कि जिसे कहना चाहिए है वो ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी इंटरफेरेंस करना पड़ रही है और यूं एक सूरत हाल अमर्ज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ये हो उस वक्त रहा है जब हमारी मईशत जो है वो बड़ी कमजोर हालत में है और जो है आलमी सतह के ऊपर एक अहम जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन वाली। उसके बायस तमाम वो ममालिक जिनका दरामदी अशिया के ऊपर इन्हसार है, उनकी हालत भी खराब है, उनकी मईशतें भी डोल रही हैं। तो यूं हमें ये एक बुहरान लग रहा है। अगर इन चीजों को माइनस कर दें तो ये एक बड़ी खूबसूरत सिचुएशन थी कि जहाँ पे हमेशा जो है वो फौजी मुदाखलत के नतीजे के अंदर चीजें तब्दील हुआ करती हैं। जमहूरियत ने अपना रास्ता लिया है और उसको ये रास्ता लेने की इजाजत दी गई है, तो बुहरान तो नहीं कह सकते। तो रज़ी साहब, हमने देखा है कि अदालतों के जरिए ये मामला जो है वो सेटल करने की कोशिश की जा रही है। अदालतों का फैसला आ रहा है, पहले हाई कोर्ट का आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। क्या आप समझते हैं कि इन फैसलों से आइन मजबूत हुआ है? देखिए, आइन को बदनाम ना किया जाए। अदालतों ने इस मौजू पर जितने भी फैसले दिए हैं वो मावराए आइन फैसले दिए हैं। मतलब कि अगर आप तो कल की प्रोसीडिंग देख ले तो उसमें कोई आइन, किसी कानून, रूल, रेगुलेशन का कोई अमल दखल नहीं है और मतलब कि बिल्कुल एक पंचायती फैसला लगता है। यानी आइन की किसी शिक में ये मौजूद नहीं है? मौजूद नहीं है, उसकी कोई इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला है, उसके सामने सर तस्लीम खम है। तो मतलब इसमें यह भी हुआ कि मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बहुत सारे अदारों ने अपने अख्तियारात से या अपने दायरा कार से बाहर निकल के काम किया, जिसमें हमारी अदलिया भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि सारे लोग इस सिचुएशन से निकाल रहे हैं हुकूमत को, मुल्क को। तो ये एक अच्छी मुस्बत बात है। सही, यानी जब मामलात असेंबली में हल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं से तो इंटरवेंशन आएगी और कहीं ना कहीं से तो सालसी वाला किरदार, मुसालहती किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा किसी ना किसी इदारे को। हाँ जी जी, और वो बेसिकली नहीं कर पाए ना आपस में बैठ के सियासतदान, तो फिर किसी को मुसालियत का मौका मिल गया। अगर वो कर लेते उसको तो शायद उस फोर्स को मौका ना मिल पाता।
صحیح. اچھا رضی صاحب 17 جولائی کو ضمنی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ویسے تو جو وزیر اعلیٰ والا انتخاب ہے وہ 22 جولائی پر پینڈنگ ہو گیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے تقریباً بہت زیادہ ہو گئی ہے, 21-22% پہ تقریباً پہنچ گئی ہے. پیٹرول پرائسز بڑھ گئی ہیں, بجلی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, اس کی وجہ سے دیگر جو چیزیں ہیں ان پر بھی اثر پڑا ہے. کیا اثر دیکھ رہے ہیں 17 جولائی کے الیکشن پر اس مہنگائی کا, ان تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کا؟ کیا سیاسی طور پر جو غیر مقبول فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کے کوئی اس الیکشنز پر اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ اثرات؟ دیکھیے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور اکیڈیمکلی یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جناب انہوں نے مہنگائی کی تھی اور لوگوں کے ہاں ان کا وہ مطلب کہ ووٹ نہیں دیا ان کو. لیکن ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوری رویوں کو ہم نے مؤثر نہیں ہونے دیا. جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی اچھی بات ہے, اور جمہوری رویہ یہی ہے کہ جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے وہ پارٹی جو ہے وہ مسترد ہو جائے. لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ووٹ کو تعصب بنا لیتے ہیں, اور میجورٹی ایسا ہوتا ہے, اور وہ تعصب جو ہے وہ اس کے پھر جواز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے ہر لیڈر کی ہر غلطی جو ہوتی ہے یا ہر بلنڈر ہوتا ہے اس کا وہ جواز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے کے اندر جمہوریت کا وہ اصل رنگ ہمیں نظر نہیں آتا جو کہ نظر آنا چاہیے. ہمارے ہاں جو بیلٹ والے دن جو ہوتا ہے, الیکشن والے دن بیلٹ کے ذریعے ہم اپنے تعصب کا اظہار کر کے آتے ہیں, رائے کا اظہار نہیں کر کے آتے. یہ میری رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ مہنگائی کے نتیجے کے اندر پی ایم ایل این کی ووٹنگ پیٹرن کے اوپر یا ان کے ووٹ بینک کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑے گا. اچھا. اور اس لیے میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ مہنگائی سے پی ایم ایل این کے ووٹ کو کوئی امپیکٹ پڑے گا. وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے, اور آپ کو اللہ کرے مجھے یہ غلط ثابت کریں گے الیکشن نتائج, لیکن مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے جو سپورٹ ہے یا سپورٹ بیس ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے یا آنے کا امکان ہے. صحیح. رضی صاحب ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو جو ایاز امیر صاحب پر جو حملہ ہوا, جس طرح سے دفتر سے نکلے اور جس طرح سے گاڑی نے ان کا راستہ روکا, آپ بھی چونکہ ان معاملات سے گزر چکے ہیں, ایک عدم برداشت کا بڑھتا ہوا رجحان ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت سے واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں. کیا حل دیکھتے ہیں ایسے معاملات کا؟ دیکھیے ایاز امیر صاحب اس ملک کے سینئر صحافی ہیں, انگریزی میں لکھتے ہیں, اردو میں تبصرہ نگاری فرماتے ہیں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے. اگر وہ یہ نہ بھی کرتے ہوتے, وہ صحافی نہ بھی ہوتے, تو کسی بھی شخص کو راہ جاتے اس طرح روک کے لوٹ لیا جانا جو ہے, یا اس کی بےعزتی کرنا یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا جو ہے, وہ کسی بھی طور پہ قابل ستائش بلکہ قابل برداشت عمل نہیں ہے, اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے, اور میں بھی مذمت کرنے والوں میں شامل ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ اپنا اس کے کانسیکوینس یہ کیسے رکے گا؟ یہ ویسے رکے گا کہ جناب جو بھی شخص جو ہے وہ رول آف لا کی بات کرے اور جمہوریت کی بات کرے اور جمہوری اداروں کی بات کرے, اس کو بات کرنے دی جائے, اور اس کے اوپر غداری کے فتوے نہ لگائے جائیں, اور لوگوں کو نہ ابھارا جائے. جو ہیٹ سپیچ ہے وہ میڈیا سے بند کی جائے, ایک دوسرے کو غدار کہنے کا سلسلہ روکا جائے. یہ تو مجموعی طور پہ ہمیں جمہوری رویوں میں جانا پڑے گا اور اداروں کو اپنی حدود کے اندر واپس جانا پڑے گا. جسم کا کوئی بھی حصہ اپنے شرح سے بڑھ جائے تو اس کو ہم عرف عام میں کینسر کہتے ہیں. تو بہت سارے اس ریاست کے جو آرگنز ہیں وہ اپنے حصے سے بہت زیادہ بڑے ہو چکے ہیں, اور بعض اوقات کینسر کی سرجری ہو سکتی ہے, بعض اوقات نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے کہ ان اداروں کو, ان اعضاء کو, ان آرگن کو اپنے اصل پلیس پہ جانے سے ہی جو ہے یہ رویے پروان چڑھیں گے. ہم ایک دو نسلوں کو بہت بری طرح خراب کر چکے ہوئے ہیں. صحیح. رضی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ آپ نے کہا کہ اداروں کو ان کی جو آئینی حدود ہیں ان تک جانا ہوگا. اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے بہت بار یہ وضاحت بھی دے چکے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جس طرح گورنمنٹ چینج ہوئی, آئینی طریقے سے ہوئی, لیکن اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ بھی اداروں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمارا جو پارلیمنٹ کا نظام ہے, ہمارے جو یہ سیاستدان ہیں, کہیں نہ کہیں یہ لیک کرتے ہیں کسی نہ کسی
किसी चीज में, क्या मसला है कि इदारों की तरफ हम देखते हैं, अब मौजूदा गवर्नमेंट भी इदारों की तरफ देख रही थी कि हमें जो है ये टेन्योर पूरा करने दिया जाए। हाँ, ये वो है रवैया जिसको हम किसी भी तौर पे काबिल सताइश नहीं कह सकते। हमारे सियासतदानों को जब भी रूल ऑफ लॉ कायम करने का मौका मिला तो उन्होंने गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो वो हमारे लीडरों की गलतियां भी हैं, और लेकिन मसला ये है ना कि उनको तो हम कटहरे में खड़ा कर सकते हैं और उनको तो हम आंसरेबल बना सकते हैं पार्लियामेंट के सामने। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जब मौका मिलता है तो वो भी पार्लियामेंट को उतनी अहमियत नहीं दे पाती या देना चाहती या उनको पसंद नहीं आता जो कि उन्हें देनी चाहिए। देखिए, मौजूदा हालात के अंदर अगर आप पार्लियामेंट को अहमियत देना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट के सामने सबको आंसरेबल कीजिए। लेकिन हमने देखा कि अफगानिस्तान के ऊपर जो ब्रीफिंग थी वो वजीर आजम ने पार्लियामेंट हाउस में नहीं होने दी। शहबाज शरीफ साहब ने, कोई इम्कान था उनके पास कि वो जमहूरियत को, पार्लियामान को मजबूत करे, वो उन्होंने चांस खो दिया और फिर कहीं और पे जाके वो ब्रीफिंग ली। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपको याद दिलाता चलूं, नवाज शरीफ साहब के पास बेहतरीन मौका था कि वो पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होते, लेकिन उन्होंने एक SHO के सामने पेश होना जरूरी ख्याल किया, वो पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं हुए और फिर भुगता भी उसका नतीजा ना, उन्हें आज वो जिला वतनी की जिंदगी काट रहे हैं। तो हमारे सियासतदानों के अंदर ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि वो पार्लियामेंट को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सियासतदान है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, रूस से सस्ता खाम तेल की जो खरीदारी का मामला है इस पर कुछ अहम पेशरफ भी हुई है। वजारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरीज़ को ख़त लिख दिया है और इस ख़त में तजावीज़ तलब की गई हैं और ख़त के मतन में ये कहा गया है कि ऑयल रिफाइनरीज़ रूस से खरीदारी पर अपनी तजावीज़ भेजें कि खरीदारी की सूरत में क्या एक्सपेंडिचर आएगा, तेल की मिकदार क्या होगी और अदायगी का तरीक़ाकार क्या होगा। साथ ही साथ रूस से तेल खरीदने पर अरब ममालिक से जो मुआहदे किए गए हैं कुछ उन पर असरात तो नहीं होंगे, इस पर भी बात जो है वो जारी है और इस पर तजावीज़ भी तलब की गई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, रूस से जो खाम तेल की खरीदारी का मामला है इसमें कुछ हम सुन रहे हैं कि कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है, कुछ इसकी तजावीज़ भी मांगी गई हैं, ऑयल रिफाइनरीज को इस हवाले से ख़त भी लिखा गया है। तो क्या आप समझते हैं कि हम रूस से ख़रीदारी कर सकते हैं, ये हमें सूट भी करता है या नहीं? देखें जी, जो जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं और जो मामलात रहे, सो कॉल्ड रिजीम शिफ्ट जिसको कहा गया, एक्चुअली तो रिजीम शिफ्ट नहीं था। बेसिकली माशी हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे, IMF आपको कर्जा नहीं दे रहा था, IMF की बातें मान नहीं रहे थे, 8 महीने आपने डिले कर दिया इस सारे प्रोसीजर के अंदर, और फिर एक ऐसे टाइम के अंदर जहां पर सीमिंगली अपेरेंटली नजर आ रहा था कि आपके जो है वो यूक्रेन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होने जा रहे, तो वहां पे जिस तरीके से एक इंसान मैच देखने जाता है उसी तरीके से आप जो है वो जंग देखने चले गए। ठीक, सो ये मामला वहां पर हमारे पास ऐसा कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्रूड ऑयल इस तरह की कोई चीज नहीं हुई, और हुआ ये कि इंटरनली ये मामला भी बना कि आते हुए जो है वो पेट्रोलियम लेवी में से, यानी हुकूमती खजाने में से जो पैसा नहीं देना चाहिए था, आपने वो पैसा दे दिया, यानी ऑयल की प्राइस नहीं बढ़ाई। उस वक्त की ऑयल की प्राइस बढ़ा दी जाती तो आज जो है वो, और इस हुकूमत ने भी 45 दिन तक वेट किया, क्योंकि ऑल आर द पॉलिटिकल डिसीजंस। सियासी तौर पे ऑब्वियसली आप पेट्रोल बढ़ाते हैं तो हंगामा लग जाएगा, और पाकिस्तानी कौम जो है अगर हमारी समझदार होती तो वो कभी भी ऐसा ना करती कि जिस दिन तेल की रूमर्स भी बढ़ती हैं तो वो सारे के सारे जो है वो अपनी जो है वो टैंक फिल कराने के लिए पहुंच जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एक दिन बढ़ेगा, अगले दिन क्या करेंगे। तो इसी तरीके से उनको ये भी नहीं पता चलता कि बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी और एक दिन में वो इतनी सेल कर देंगे, अगले दिन जान के रोकेंगे, 10 दिन रोकेंगे और फिर अगले दिन फिर उनको और महंगा देना पड़ेगा। सो हमारे पास पूरा पोटेंशियल है जी
ہم آئل لے لیں, لیکن آپ ذرا غور سے سمجھیے کہ وہاں سے آپ کروڈ آئل لے لیتے ہیں, وہاں سے آئل لے لیتے ہیں, پیٹرولیم کا لے لیتے ہیں, 12 مہینہ کا پچھلا اگلا ہم نے ہدف پورا کرنا ہے, ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں. یہ ساری ادائیگیوں کو ذرا آپ آپس میں ملائیں تو ہم لے کر آتے ہیں. تو کیا آپ کے پاس آئل ریفائنریز ایز پر دا اسٹرکچر, ایز پر دا پراپر میکنزم, کیا آپریشنل ریفائنریز ہیں؟ اچھا, اب آپ نے آئل لے کر آنا ہے اور آپ تو ہم ریفائنڈ آئل نہیں لے سکتے, یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے؟ ریفائنڈ آئل کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا $10 بلین سے لے کر اب تو 8.5 اور اب تو 8 پر پہنچ گئے, $8 ارب کے ریزرو پر پہنچے. تو کہاں سے لیں گے؟ آپ کے پاس قوت خرید ہے؟ سو قوت خرید نہیں ہے. تو اس کا میٹر جو یہ بن رہا ہے, ریسنٹ میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کرتا ہوں کہ وزارت توانائی کی پیٹرولیم ڈویژن کا کہنا ہے کہ روسی خام تیل پاکستان کو مہنگا پڑے گا. اب یہ وزارت خزانہ کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہا. روس سے خام تیل خریدنے میں ٹرانسپورٹ چارجز بہت آئیں گے. ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کا کہنا ہے کہ روسی خام تیل کو پاکستان میں ریفائن کرنا کوئی مسئلہ نہیں, تاہم روس سے خام تیل کی درآمد میں 30 دن تک لگ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ روس سے خام تیل خریدا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. سو اب آپ خود ذرائع دیکھ لیں, وزارت خزانہ دیکھ لیں, اور اس وزیر خزانہ صاحب سے پوچھ لیں کہ آپ نے کون سے ڈیسیژن لینے ہیں, قوم کو کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں, قوم کو کس ڈائریکشنز پہ لے جا رہے ہیں. نہ پہلوں نے کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دکھایا. دیر واز نو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائننگ اتھارٹی بٹوین دا ٹو. دیر از نو G2G انٹریکشنز. اور جب تک کچھ تھا ہی نہیں تو آپ نے گفتگو کر لی اور آپ نے کہا کہ ہم گیس پائپ لائن لے کر آ رہے ہیں. وہ ازبکستان کے رستے سے افغانستان آتے ہیں اور افغانستان سے پاکستان آنا ہے. پاکستان سے آپ کی ایک کوکا کولا کی بوتل آ نہیں رہی, آپ گیس لے آئیں گے. سو یہ وی ہیو ٹو بی ویری ریشنل کہ آپ کس طریقے کے ڈیسیژن لے رہے ہیں. اگلے میں ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق, اب یہ منسٹری آف پیٹرولیم کے پہلے تو سیکٹری اور تھے, میں اب ان کا نام نہیں لیتا, لیکن انہوں نے بھی اسی طریقے کے ڈیسیژنز لیے تھے. تو یہ ہونا چاہیے تھا جس وقت حالات بڑے سیٹلڈ تھے. اب آپ یہ دیکھیں جس ٹائم پر پچھلے ہمارے پی ایم صاحب کو گود میں بٹھا کے پیار سے چوری کھلائی جا رہی تھی, اور اس وقت وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پیش کیے گئے تھے. شوکت عزیز صاحب از اے سینسیبل مین, تو ان کو دیا گیا تھا. اس سے پہلے کیونکہ 2-3 ہی وزیر خزانہ ہوتے ہیں اور اکنامک ٹیم جو ہوتی ہے یہ ساری کی ساری یہاں سے ہوتی ہی نہیں ہے, ٹرینڈ بائی the others. سو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جائیں اور لے کر آئیں. اور اس ٹائم پر اگر آپ نے روس کے ساتھ معاہدے کیے ہوتے تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ کم پڑنی تھی. نہ اوور آل سپلائی چین, اگر آپ ادھر اس ٹائم پہ مزمل حسن کو بلا لیں, اس ٹائم پر آپ جو آپ کے جو پیڈ اکانومسٹ ہیں ان کو بلا لیں, تو وہ تھوڑا سا گول گھما کے, کیونکہ وزارتیں بنٹ رہی ہیں تو کوئی اچھی سی بات کر کے میں بھی ایک آدھ وزارت لے لوں گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں اس ٹائم پر قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ والا جو ہے یہ بحران بڑا سخت بحران ہے, اس کے آگے کچھ نہیں نکلنے لگا. اور جس طرح میں آپ کے سامنے ایک اور ہی چیز انہی کی اشاعت کرتا دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے کمرشل بینک کو, اچھا ایک اور کہ دی نیوز نے ہفتہ کی رپورٹ میں کہا یوکرین پر حملہ کرنے پر ماسکو کے خلاف امریکہ, اب یہ جنگ ادھر سے چل رہی ہے. اشاعت کے مطابق تجارتی بینکوں نے کہا ہے کہ روسی خام تیل کی درآمد پر امریکی ڈالر میں ادائیگی ممکن نہیں. اب دوسرا پوائنٹ آ گیا آپ کے پاس, جب امریکی ڈالر میں آپ پے نہیں کریں گے, ادھر ایک اور نیا طریقہ ہوا کہ انہوں نے پیمنٹ کی تو انہوں نے یوان میں کی. اب جب یوان میں پیمنٹ کی تو وہ تو نہیں مانیں گے. اب اس پورے جیو اسٹریٹجک ایشو کو دیکھیں, ہمیں عوام, سادہ پاکستانی عوام, اور یہاں کے اکانومسٹ بھی اتنے سادہ ہیں, اور آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ تو ایون میڈیا بھی, عمران ریاض کی جذباتی تقریر جب اس کے 15 لائسنس جو اس کے شوق کے ہیں تو وہ اس کو جمع کرتا ہے کیونکہ خان کے ساتھ تعلق آتا ہے, انٹیریئر ایشو کر دے گا. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی کلیئر کر دیجئے گا کہ اس وقت چونکہ عام عوام کو میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں آپ کے ذریعے کہ انڈیا بھی تو اس وقت جو ہے وہ روس سے تیل خرید رہا ہے, تو پھر ہم کیوں نہیں لے سکتے اور انڈیا کو وہ سستا کیوں مل سکتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بیسک ریزن بتا دی. وہ بیسک ریزن یہ کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے. ان کو وہ آج کا تو تیل نہیں لے رہے, ان کے ساتھ تو بڑے اچھے سے تعلقات ہیں, ان کے تو اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, وہ تو اسرائیل کے ساتھ بھی بڑی اچھی ٹریڈ کر رہے ہیں, پر ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن, لیکن تعلقات میں ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ تو وہی آئے گا نا, مطلب انڈیا ہمارا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. There is a bit difference. میں آج آپ کو دیتا ہوں آرڈر کہ مجھے ارجنٹ, ابھی میں چھوٹی ایگزامپل دے دیتا ہوں,
उसमें काइंडली आप मुझे पार्सल भेजिए, अर्जेंट में भेजिएगा। तो आप मुझे इस्लामाबाद में कोई पार्सल भेजने के लिए 3300 रुपए लगेंगे, Right. नॉर्मल डिलीवरी में आपके 600 रुपए लगेंगे। सो आपको मुझे ऑर्डर देना था आज से 2 साल पहले। सो मैं कितने बैरल आपसे लेने हैं, कितना तेल लेना है, उसके हिसाब से मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक हो गया। दिस इज अ वेरी वैलिड रीजन। Right. अच्छा, अब इसी तरीके से हुकूमत के साथ रूस के जो रोबल बुनियाद के ऊपर लेन देन के मोड के तहत खाम तेल की दरामद के लिए G2G मुआहदा करने का, जैसे मैं G2G बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने रिपोर्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये जो आपके सामने एक्सेस के ऊपर काम करे, लेकिन हुआ तो ये इधर तो सुपर टैक्स लगा दिया। और यानी सुपर टैक्स यानी 13 अमीर लोगों को चुन लो और उनके ऊपर जो भत्ताखोरी करो। तो ये भत्ताखोरी करेंगे तो इस वक्त जो एक कंपनी के पास 10-10 हजार मुलाजमीन है, वो क्या करेंगे। और मैं आज हैरान हो गया हूँ कि लोगों के पास इस्लामाबाद के अंदर नाश्ते के पैसे नहीं है। मैं मोअज़्ज़ज़ तरीन लोगों को स्पेशल आके बड़ी रिक्वेस्ट है अंग्रेजी में आके कि कैन यू प्लीज बाय मी समथिंग एंड आई हैव टू हैव द फूड। अब मुझे ये बताइए कि क्या हालात तक पहुंच गए हैं, हम कहां जा रहे हैं। और वैसे भी अगर सुपर टैक्स लगेगा तो उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो आवाम तक पहुंचेगा, क्योंकि वो अपनी जो चीज़ें हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों के इस्तेमाल में है, वो महंगी हो जाएंगी। एग्जैक्टली आप देखें ना, अब मैं कितनी मज़का खेज बात करूं कि आपके टॉप मेन जगह के ऊपर बैठे हुए उसने पूड़ी हलवे वाले ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पेश करूं, मैंने जी हलवा हमारे पास नहीं है। हलवा क्यों नहीं है? उनका जी सूजी नहीं है और सूजी महंगी हो गई है। तो कई दुकानें जो है ना वो सूजी बेच ही नहीं रहे। यानी आप मामला सूजी तक पहुंच के आप तेल तक की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।